दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिट क्वेश्चन की सेट हम कर रहे हैं और इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में और मैंने आपको 75 फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए थे। आज हम बैलेंस जो 76 से लेकर 150 तक फिल इन द ब्लैंक्स है उनको कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंगली ये जो बिट क्वेश्चन की सेट है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। 76 से स्टार्ट करते हैं। 76 एग्जाम्पल ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विसेज आर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेल कर देती है उसके बाद भी वो कुछ सर्विसेज वगैरह देती है हमें, उसके कुछ एग्जांपल्स हमें बताने हैं। सिंपल सी बात है, मान लो मैंने एक वॉशिंग मशीन परचेज करी और परचेज करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। कंपनी कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस की जरूरत होगी तो वो हमें प्रोवाइड करेगी। अगर उसमें कोई पार्ट वगैरह खराब हो गया तो वो उस पार्ट को रिप्लेस भी करेगी। तो एग्जांपल ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज आप कह सकते हो सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक आफ्टर सेल सर्विस है जो कंपनी देती है हमें। इसके अलावा एंड कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट वगैरह रिप्लेसमेंट वगैरह की जरूरत होगी तो वो भी कंपनी करेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट एटसेट्रा। ये क्या है, दीज आर द आफ्टर सेल सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट 77 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर यूजुअली अब्सॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट। ये लास्ट क्लास में भी आया था। नेक्स्ट 78 द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड। एक्चुअल ओवरहेड और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड के बीच में जो डिफरेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं सर, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये भी लास्ट क्लास में आया था, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट 79 द टर्म यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट यूनिट इज नॉन एज। कॉस्ट यूनिट मतलब प्रोडक्ट से ओवरहेड को प्रोडक्ट से अब्सॉर्ब करने की जो टर्म है तो हम क्या बोलते हैं सर, उसके लिए हम अब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं तो बोला जाता है अब्जॉर्प्शन। यही अगर कॉस्ट सेंटर वर्ड यूज किया जाएगा तो अपोर्शनमेंट, और अगर यूज किया गया है कॉस्ट यूनिट तो हम यहां पे लिखेंगे अब्जॉर्प्शन। क्योंकि कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट में बांटना, तो हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं, और कॉस्ट यूनिट से चार्ज करने का मतलब है प्रोडक्ट से चार्ज करने को अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। नेक्स्ट 80 द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी इज नॉन एज आइडल कैपेसिटी। ये भी लास्ट क्लास में आया था। एक तो होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर आइडल कैपेसिटी। नेक्स्ट 81 द ब्लैंक रेट इज कंप्यूटेड by dividing the overheads by the aggregate of the productive hours of direct workers। जब हम ओवरहेड को वर्कर्स के आवर्स से डिवाइड करते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए यूज किया जाता है, उस रेट को क्या बोला जाता है। तो सर जब हम आवर्स से डिवाइड करते हैं वो भी वर्कर्स के, तो हम उसको लेबर आवर रेट बोलते हैं। तो लेबर आवर यहाँ पे आ जाएगा, लेबर आवर। Labor hour rate is computed by dividing the overheads by the aggregate of the productive hours of direct workers. Next 82 under or over absorption of overheads arises only when overheads are absorbed by predetermined rate। under या over absorption कब arise होता है, जब हम overhead absorb करते हैं by applying the predetermined overhead rate। प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट, प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट जब आप यूज करते हो तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट 83 ओवरहेड इनकर हुए हैं 16,000 जबकि अब्जॉर्ब है 15,300, तो अब्जॉर्प्शन कम है कि आपको अंडर अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। कितना डिफरेंस है, 700। देयर इज अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ 700। ये सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी देखा था हमने। नेक्स्ट 84 इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बैंक कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट्री। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट्री। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट में अगर ओवरहेड ऐड कर लिया जाए, सर प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट खर्चे हो गए, ओवरहेड में इनडायरेक्ट, और अगर सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों का एडिशन कर दोगे तो वो कहलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट वन 86, ब्लैंक प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अगर आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो वो सेल्स बन जाती है। नेक्स्ट 87, डायरेक्ट मटेरियल प्लस ब्लैंक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनका जो एडिशन होता है दैट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। ब्लैंक में आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट 88, सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आप फैक्ट्री के मैनेजर को सैलरी पे कर रहे हो तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। नेक्स्ट 89, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स इनकम्स शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर। अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई इनकम आपने शो करी हुई है तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है? तो इसका देखो दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है। या तो आप कह सकते हो सर इनकम जो है वो फाइनेंशियल प्रॉफिट में से माइनस कर लो, या फिर आप कह सकते हो कॉस्टिंग के प्रॉफिट में इस इनकम को ऐड कर लो। कि देखो रिकॉन्सिलिएशन दो तरीके से बन सकता है। टॉप पे आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कंसीडर करके कर सकते हो, या टॉप पे आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लेकर कंसीडर कर सकते हो। अगर आप टॉप पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लेते हो तो ये माइनस हो जाएगा। अगर आप टॉप पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेते हो तो फिर उस सिचुएशन में ये क्या हो जाना चाहिए? ऐड होना जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं जब रिकॉन्सिलिएशन करवाता हूं और मैं आपको कहा करता हूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो हम हमेशा टॉप पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लेते हैं, तो उसी चीज को मैं यहां पे भी एज्यूम करते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हो, इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट आर एडेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट। कॉस्टिंग के प्रॉफिट में आप इसको ऐड कर लो। बाकी अगर आप यहां पे डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखोगे तो भी एग्जामिनर गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट 90, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। कोई एक्सपेंस आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाया तो उसकी वजह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो गया, उसको वापस ऐड बैक कर लो। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स आर एडेड बैक इन कॉस्टिंग प्रॉफिट। एडेड बैक इन कॉस्टिंग प्रॉफिट। कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया तो उसको बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए कॉस्टिंग के प्रॉफिट में आप उसको वापस ऐड बैक कर लो। नॉशनल खर्चे होते हैं जो केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाए जाते हैं, जो हम वापस ऐड बैक कर लिया करते हैं। नेक्स्ट 91, इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया मतलब प्रॉफिट हो गया कम, आर एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट, आप वापस उसको ऐड कर लो, एडेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट। इतना ज्यादा आपने खर्चा दिखा दिया है वो आप वापस ऐड बैक कर लोगे कॉस्टिंग के प्रॉफिट में, तो रिकॉन्सिलिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 92 कहते हैं इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगर है ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर रिकवर्ड का मतलब खर्चा कम दिखाना कॉस्टिंग में, और कॉस्टिंग में अगर खर्चा कम दिखाया तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करो, तो डिडक्टेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट। जितना भी अंडर एब्जॉर्प्शन है उतना कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से आप लेस कर दो। नेक्स्ट 93, नॉशनल रेम्यूनरेशन टू ऑनर इज एक्सपेंस डेबिट ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कि नॉशनल खर्चा है, नॉशनल केवल और केवल आप कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करते हो। नॉशनल रेम्यूनरेशन टू ऑनर इज एक्सपेंसेस डेबिटेड, अकाउंट की बात चल रही है तो अकाउंट का नाम क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। नेक्स्ट 94,
all the transactions relating to materials are recorded through. आप जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखते हो तो आप देखते हो कि मटेरियल के सारे ट्रांजेक्शन हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा स्टोर्स लेजर. अगर पूरा लिखना हो तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो केवल स्टोर लेजर भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर गलत नहीं करेगा. नेक्स्ट 95, द नेट बैलेंस ऑफ ब्लैंक रिप्रेजेंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. द नेट बैलेंस ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है दैट विल इंडिकेट या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. नेक्स्ट 96, WIP ledger contains the accounts of all the blank which are under blank. कहते हैं WIP ledger अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं और वो कहाँ पे शो किए जाते हैं. सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो WIP ledger में हम सारे के सारे प्रोडक्शन रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो शो करते हैं, और जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन चल रहे होते हैं, जब काम चल रहा होता है वो हम इसमें शो किया करते हैं. तो आप यहां पे लिख सकते हो WIP ledger contains the accounts of all the product या जॉब which are under process या फिर एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट 97, the two traditional system of accounting for integration of cost and financial accounts are the blank and. कहते हैं दो ट्रेडिशनल सिस्टम कौन से होते हैं ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे दो कौन से सिस्टम होते हैं. देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम, तो आप प्रैक्टिकली इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में देखते भी हो. एक और सिस्टम होता है जिसको थर्ड एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है. एक्चुअल में थर्ड एंट्री सिस्टम क्या होता है? थर्ड एंट्री सिस्टम ये कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्री आप अलग कर लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्री आप अलग कर लो, और उन दोनों को रिकंसाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन दोनों को मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी एंट्री पास करके आप उस फिगर को एडजस्ट करते हुए चल सकते. जैसे कि अगर मैं कहूं भाई एक जगह आपने खर्चा दिखा दिया 1000, दूसरी जगह 2000 है, तो यहां दोनों तो एंट्री आपने करी होगी. 1000 बुक करने के लिए एंट्री करी होगी, 2000 के लिए की होगी. अब इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए आप एक तीसरी एंट्री पास करके यहाँ पे 1000 रुपए का खर्चा और रिकॉर्ड कर दो, तो बोला जाता है थर्ड एंट्री सिस्टम. हालांकि प्रैक्टिकली हमें ये अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं देखने को मिलता, बट थ्योरेटिकली ये चीज होती है. यू कैन से डबल एंट्री सिस्टम और थर्ड एंट्री सिस्टम आप यहां पे लिख सकते हो थ्योरेटिकली. नेक्स्ट 98, अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इज टू डेबिट ब्लैंक एंड टू क्रेडिट कैश. पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री होती है सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश. ये डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट. डेबिट होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये लास्ट क्लास में भी आया था. नेक्स्ट 99, कॉस्ट ऑफ ब्लैंक लॉस इज नॉट बोर्न बाय गुड यूनिट्स. दो तरीके के लॉस होते हैं, नॉर्मल और अबनॉर्मल. अबनॉर्मल लॉस होता है जो कि हम गुड यूनिट से बोर्न नहीं करते, नॉर्मल लॉस जो है वो तो हम गुड यूनिट्स पे डाल देते हैं. यहां पे आ जाएगा अबनॉर्मल. कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस जो है इज नॉट बोर्न बाय गुड यूनिट्स. नेक्स्ट 100, if the actual loss in a process is less than the normal loss. कहते हैं अगर एक्चुअल लॉस आपका कम है नॉर्मल से तो डिफरेंस इज नॉन एज. प्रोसेस कॉस्टिंग में हम यही तो कहते हैं सर, मान लो अगर हमने सोचा कि 100 यूनिट खराब होगी लेकिन एक्चुअल में 80 ही यूनिट खराब हुई, 30 यूनिट का हमें गेन होगा, बट दैट इज नॉन एज अब नॉर्मल गेन. दैट इज नॉन एज अब नॉर्मल गेन. आगे जाने से पहले आई विल सजेस्ट यू सर 76 से लेकर 100 तक ये जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं वो आप रीड करके देखो, ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है आप क्लियर कर सकते.
नेक्स्ट 101, ब्लैंक कॉस्ट आर इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। सर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद कॉस्ट इनकर होती है, दैट इज नॉन सब्सीक्वेंट कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट भी आप उसको बोल सकते, सब्सीक्वेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, फर्दर कॉस्ट भी बोल सकते। नेक्स्ट 102, द ब्लैंक प्रोडक्ट जनरली हैज ए ग्रेटर सेल वैल्यू देन बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में दो तरीके के मेनली प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं मेन प्रोडक्ट, एक होते हैं बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सेल वैल्यू इन कंपैरिजन विद बाई प्रोडक्ट ज्यादा होती है। द मेन प्रोडक्ट ब्लैंक में आएगा आपका मेन, द मेन प्रोडक्ट जनरली हैज ए ग्रेटर सेल वैल्यू देन बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट 103, a statement of cost per unit of equivalent production shows the per unit cost element wise, element wise। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बनाते हैं तो आप वहां पे देखते हो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में अलग अलग शो की जाती है। तो आप कह सकते हो सर पर यूनिट कॉस्ट एलिमेंट वाइज वहां पे शो की जाती है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलग, लेबर कॉस्ट पर यूनिट अलग, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अलग। नेक्स्ट 104, हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट इज, हॉस्पिटल में देखो बेड के बेसिस पे या फिर पेशेंट डेज के बेसिस पे कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है। तो आप कह सकते हैं हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट इज या तो पेशेंट डेज या आप बेड डेज भी इसको बोल सकते। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द कॉस्ट यूनिट इज किलोवाट आवर्स, पावर इंडस्ट्री में चलता है किलोवाट आवर्स। नेक्स्ट 106, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन अंडरटेकिंग लाइक गैस कंपनीज, सिनेमा हाउसेज, हॉस्पिटल एटसेट्रा इज नॉन एज, तीनों के तीनों एग्जांपल है सर्विस इंडस्ट्री की। और सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होता है? सर सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई होता है। आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लिख सकते हो, आप सर्विस कॉस्टिंग भी यहां पे मेंशन कर सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट 107, इन मोटर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग टू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट आप बनाते हो, हमें फिक्स्ड कॉस्ट के तो एग्जांपल बताने हैं। तो आप कह सकते हो सर एक तो इंश्योरेंस का खर्चा होता है जो कि नॉर्मली फिक्स्ड होता है, इसके अलावा डेप्रीशिएशन जो है वो फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, लेकिन फिक्स भी तो होता ही है, अपने को तो फिक्स के एग्जांपल लिखने हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो ड्राइवर सैलरी वगैरह, ये खर्चे भी आप मेंशन, एग्जांपल तो काफी सारे होते हैं। नेक्स्ट 108, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहती है, ये तो क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट 109, मार्जिनल कॉस्ट इज द, मार्जिनल कॉस्ट इज द ब्लैंक ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग वेरिएबल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन, कि अगर मैं सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देता हूं तो वो क्या बच जाता है? मार्जिनल कॉस्ट बच जाता है। नेक्स्ट 110, पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ब्लैंक टू सेल्स, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है। नेक्स्ट 111, इफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो इज 60%, अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, बचा हुआ पार्ट हो गया कंट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो कितना बच जाएगा? 40%। पीवी रेशियो कितना बच जाएगा? 40%। नेक्स्ट 112, ब्लैंक प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट 113, व्हेन सेल्स अगर 3 लाख रुपए है
वेरिएबल कॉस्ट अगर 1,80,000 है तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो 1,20,000 कंट्रीब्यूशन आएगा। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। 1,20,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 40% आपका पीवी रेशियो आएगा। सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था। नेक्स्ट 114, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट। पर यूनिट ये फिक्स रहता है, ये ऊपर आया। नेक्स्ट 115, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर? एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल? वो लिखने का तरीका अलग अलग है, फिल इन द ब्लैंक है, आंसर ठीक होना चाहिए, बाकी वर्डिंग्स अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट 116, ब्रेक इवन पॉइंट इज, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। वही बच्चा इसको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकता है सर, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट है। या ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी है। तो फिल इन द ब्लैंक से आपका माइंड जिस तरीके से वर्क करे वैसे लिखना है, तो आप लिखो, वो सही होना चाहिए बस। नेक्स्ट 117, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, भी ठीक है। नेक्स्ट 118, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए ब्लैंक कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पहले से डिटरमाइंड होती है। नेक्स्ट 119, स्टैंडर्ड कॉस्ट when fixed is recorded on blank card, standard cost card। जब स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स हो जाती है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होनी चाहिए, तो उसको किस पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है? कार्ड पे। और उस कार्ड को नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये वर्डिंग नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड वर्डिंग आपको देखने को मिलती है। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, जब हम कार्ड पे एक यूनिट की कॉस्ट लिख लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे, कार्ड को स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बोला जाता है। एक यूनिट का डेटा उस पे लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट 120, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूजेस पोस्ट पीरियड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है? जब कॉस्ट इनकर हो जाती है उसके बाद लिखा जाता है, व्हाइल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये कॉस्ट पहले लिखी जाती है, जब एक्चुअल हो जाता है उसके बाद तो उसको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट 121, थ्री टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर। स्टैंडर्ड्स तीन तरीके के होते हैं सर। एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड, एक होता है करंट स्टैंडर्ड, और अगर तीसरा भी लिखना हो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड। अगर आपसे केवल दो पूछे जाए तो उस सिचुएशन में आपको बेसिक और करंट लिखना है। अगर तीन पूछ लिया जाए तो फिर बेसिक, करंट और नॉर्मल, ये तीन तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट 122, द ब्लैंक इज यूजुअली द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टैंडर्ड कमिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो कमिटी होती है उसका कोऑर्डिनेटर होता है कौन सर? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटर होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कमिटी का। नेक्स्ट 123, स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हेन फिक्स्ड आर रिकॉर्डेड ऑन, अभी तो आया सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट 124, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये तीन होते हैं, लेकिन बेसिकली बात करोगे तो दो तरीके के, एक है बेसिक स्टैंडर्ड और दूसरा अगर आपको लिखना हो तो करंट स्टैंडर्ड। एलईटी में तीन तरीके के होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, दो की बात करें तो बेसिक और करंट,
इनकी बात करें तो आप नॉर्मल भी उसमें लिख दो। नेक्स्ट 125, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई है कम, मैं कहता हूं कॉस्ट 10 रुपए आनी चाहिए लेकिन वही आई, अच्छी बात है, फेवरेबल है, तो इट इज नॉन एज ब्लैंक वेरियंस, सर इट इज नॉन एज फेवरेबल वेरियंस। अगर आपकी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आई है तो उसको बोला जाता है फेवरेबल वेरियंस, उसको बोला जाता है फेवरेबल वेरियंस। आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू 101 से लेकर 125 तक के फिल इन द ब्लैंक्स आप पढ़ के देखिए, रीड करके देखिए। एक दो बार रीड करेंगे आप, आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। एग्जाम में जब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 5 नंबर 10 नंबर जो भी वेटेज है, वो आप इजीली जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने मिनट भी आपको उनको करने में नहीं लगने। नेक्स्ट 126, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन ऑफ द ब्लैंक टेक्निक। कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। में पहले स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, देन उनको कंपेयर किया जाता है विद एक्चुअल्स, और जो भी एक्शन लेने की जरूरत हो एक्शन लिए जाते हैं। नेक्स्ट 127, स्टैंडर्ड मीन्स a criteria or a yardstick against which actual activity can be compared to determine the difference between two। to determine the difference लिख सकते हो आप, या आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना चाहो तो आप वेरिएंसेस वर्ड यूज कर सकते। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक क्राइटेरिया, एक यार्डस्टिक है के अगेंस्ट में एक्चुअल एक्टिविटी को कंपेयर करके हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में वेरिएंस या डिफरेंस कैलकुलेट करने की, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 128, बजट्स आर ब्लैंक प्लान। बजट्स क्या होते हैं? बजट एक्शन प्लान्स होते हैं। बजट बनाने के बाद हमें उनके अकॉर्डिंगली एक्शन लेने होते हैं। बजट्स आर एक्शन प्लान्स। नेक्स्ट 129, द की फैक्टर इन ए बजट डज नॉट रिमेन द सेम एवरी ईयर। जरूरी नहीं है कि किसी बजट में की फैक्टर अगर इस साल रॉ मटेरियल है तो अगले साल भी की फैक्टर रॉ मटेरियल ही हो। की फैक्टर हर साल बजट्स में अलग अलग चेंज हो सकता है। की फैक्टर इन ए बजट डज नॉट रिमेन द सेम एवरी ईयर। नेक्स्ट 130, कैश बजट इज ए पार्ट ऑफ ब्लैंक बजट। सर कैश बजट जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल बजट का पार्ट होता है। कैन राइट हियर फाइनेंशियल बजट।
कैश बजट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बजट। नेक्स्ट 131, ब्लैंक बजट्स आर सब्सिडरी टू मास्टर बजट। मास्टर बजट के सब्सिडरी जो बजट्स होते हैं उनको बोला जाता है फंक्शनल बजट। कि सारे के सारे जो फंक्शनल बजट होते हैं को मिलाकर मास्टर बजट बनाया जाता है। तो यू कैन से फंक्शनल बजट आर सब्सिडरी टू मास्टर बजट। नेक्स्ट 132, ब्लैंक लीड्स टू बजटिंग एंड बजटिंग लीड्स टू बजटरी कंट्रोल। ब्लैंक लीड्स टू बजटिंग, सर फॉरकास्टिंग। बजटिंग में हम करते क्या है, बजटिंग में हम फॉरकास्टिंग करते हैं। तो फॉरकास्टिंग लीड्स टू बजटिंग और देन बजटिंग लीड्स टू बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट 133, ब्लैंक कंट्रोल इन्वॉल्व्स चेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं एक्चुअल के साथ। बजट ये है, देन हमें इसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान लेकर एक्चुअल में क्या अचीव किया वो हम क्या करते हैं, कंपेयर आप कर सकते हो। नेक्स्ट 134, ए बजट इज ए ब्लैंक टू मैनेजमेंट। तो एक बजट क्या है, एक बजट मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। तो ए बजट इज ए एड टू मैनेजमेंट, मतलब एक बजट हेल्प करता है मैनेजमेंट की इस पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस वगैरह मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लिख सकते हो ब्लैंक में एड टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट 135, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर इज नॉर्मली। तो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसके लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या हो सकता है। सर एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी के लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की, सेल्स डिमांड आप कह सकते हो कि मार्केट में डिमांड अगर कम होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली कम प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा करेगा। तो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए मार्केट में सेल डिमांड जो है वो एक प्रिंसिपल की फैक्टर होता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट 136, ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन। ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन। तो बजट जो होता है वो प्रोजेक्टेड प्लान तो होता ही है। इनकी मैं बात करूं तो वो या तो यूनिट्स फॉर्मेट में बनाया जा सकता है क्वांटिटी टर्म्स में, या फिर वो मॉनिटरी टर्म्स में बनाया जा सकता है। यू कैन राइट हियर ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनिटरी टर्म्स। क्वांटिटेटिव एंड मॉनिटरी टर्म्स। आप क्वांटिटेटिव को यूनिट्स फॉर्म में लिख दो यूनिटरी टर्म, मॉनिटरी को आप फाइनेंशियल टर्म लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट 137, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन so as to keep the element of cost within the set parameter। सर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कॉस्ट कंट्रोल की। कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन so as to keep the element of cost within the parameter। पैरामीटर्स के अंदर हम अपनी कॉस्ट को रखने की कोशिश करते हैं, इसके थ्रू कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू। नेक्स्ट 138, CS ब्लैंक स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है उसका CS नंबर है 13। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट 139, एट ब्लैंक कंट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है कब, ब्रेक इवन पॉइंट पे। क्या आ जाएगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट contribution available is equal to total fixed cost। Next 140, the document which describes the budgeting organization, budgeting procedure etc is known as। सर बजट मैनुअल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बजट से रिलेटेड सारी प्रोसीजर लिखी हुई होती है। कौन से बजट के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा बजट कब तक बन जाना है, कौन सा बजट किसको रिप्रेजेंट करना है, सारी प्रोसीजर उसमें लिखी हुई होती है। नेक्स्ट 141, ब्लैंक इज डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर। लास्ट क्लास में भी ये आया था कि बल्क परचेजर को क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है। क्वांटिटी डिस्काउंट लिख दो, ट्रेड डिस्काउंट लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट 142,
CS blank stands for कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटी कॉस्ट का CS नंबर होता है 8, लास्ट क्लास में भी ये आया था। नेक्स्ट 143, इफ द एक्चुअल लॉस इन ए प्रोसेस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस द डिफरेंस इज नॉन एज अबनॉर्मल गेन। अभी थोड़ी देर पहले तो सर ये क्वेश्चन पर आया था, काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट 144, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर इज नॉर्मली सेल्स डिमांड, अभी तो आया ऊपर। नेक्स्ट 145, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट में चेंज किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। जब हम अपने एक्टिविटी लेवल में चेंज करते हैं उसकी वजह से तो टोटल कॉस्ट में चेंज दिखता है, उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है। अगर आप कहते हो सर 100 यूनिट बना रहा हूं 10,000 की कॉस्ट है, 200 यूनिट बना रहा हूं 16,000 की कॉस्ट है, तो 10,000 से 20,000 यूनिट पे जाने के लिए या जो भी मैंने यूनिट कंसिडर की उससे चेंज करने की वजह से जो आपकी कॉस्टिंग में चेंज हुआ, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट 146, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द कॉस्ट यूनिट इज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, कॉस्ट यूनिट होता है पर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 147, बैंक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। सर संक कॉस्ट होती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जो पास्ट में इनकर होती है, और डिसीजन मेकिंग में उसके लिए कोई रेलेवेंसी नहीं होती। नेक्स्ट 148, CS2 deals with cost accounting standard on बैंक डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। सर CS2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का है। नेक्स्ट 149, बैंक इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। सारे के सारे फंक्शनल बजट को जब समराइज फॉर्म में लिखा जाता है तो सर उसको बोला जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट इज ए समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द, अभी तो आया था सर, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। कहीं ना कहीं आप देखोगे सर फिल इन द ब्लैंक्स काफी इजी थे, एक्चुअल में ये इजी नहीं थे, एक्चुअल में ये हमारे लिए इजी हो गए। और उसके पीछे रीजन क्या रहा? हम ऑलरेडी MCQ मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स कर चुके थे, और कहीं ना कहीं 50 to 60% ये फिल इन द ब्लैंक्स उन्हीं स्टेटमेंट पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से जैसे हम आगे से आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए चीजें इजी होती गई। 126 से लेकर 150 तक तो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी आप एक बार रीड करके देख लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग विद क्वेश्चन बुकलेट, जिसमें 4 कैटेगरीज क्वेश्चंस की गिवन है, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स। कि आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं, नो डाउट हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं, कैन एक्सपेक्ट 20 to 40 मार्क्स वेटेज आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते। सर ऐसा कैसे? अगर कोई भी MCQ क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग आया, ट्रू फॉल्स आया, फिल इन द ब्लैंक्स आया, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते।
जो कि कम से कम मैं बात करूं 20 to 25 मार्क्स के नॉर्मली हमारे पेपर में रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जाती है, शॉर्ट नोट लाइक भी पूछा जाता है, तो भी इस डिस्कशन में इसमें काफी सारा थ्योरी पोर्शन कवर हुआ है, तो यहां से आप इजीली किसी भी थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट डेफिनेशन लाइक क्वेश्चन भी आता है तो वो भी यहां से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यू कैन एक्सपेक्ट सर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 मार्क्स तक की वेटेज आप इस बुकलेट में से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनकी हमने एक ब्रॉड और वाइड रेंज कवर करी हुई है। यू कैन एक्सपेक्ट सर हमारी जो वीडियो क्लासेज हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो बुकलेट है ये अगर आप करके जाते हो कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। इवन ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं 95 प्लस मार्क्स का पेपर हमने जो वीडियो क्लासेस में डिस्कस किया है में से आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।